प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब है बेटा, जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है इसका मीनिंग है कि हम कुछ अज्यूम करेंगे, कुछ मान लेंगे, और उस जो हम अज्यूम करेंगे ना उसको गलत प्रूव कर देंगे। हम एक तरह से खुद को गलत प्रूव कर देंगे जो हम लिख रहे हैं। तो इधर हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रैशनल है, उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब इसको हमने रूट टू को रैशनल नंबर अज्यूम किया है, तो हम अपने अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे, यानी कि इसको गलत प्रूव करेंगे। हम ये प्रूव करेंगे कि रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है, तो इससे हमारी लिखी हुई जो अजम्पशन है वो गलत प्रूव हो जाएगी। ओके, और अगर रूट टू रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उसे हम इरेशनल नंबर मानते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह से हम इसको इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लिखा लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। तो अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो हम रूट टू को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। और हमें साथ में ये भी अज्यूम करना है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू क्या है? को प्राइम है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो आपको पता है कि बेटा रैशनल नंबर में क्यू यानी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। लेकिन ये को प्राइम क्या चीज है बेटा? ध्यान से समझना। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, वन के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3/7 लिखता हूं तो 3 और 7 कोई सेम नंबर से डिवाइड होंगे? नो, किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। तो 3 और 7 को प्राइम है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं बेटा 10/12, अब 10 और 12 दोनों सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। कौन से नंबर से? 2 से। तो 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आता है, और 12 को 2 से डिवाइड करो तो 6 आता है। तो 5/6 हो गया। तो लेकिन जो 10 और 12 है ना वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि उनमें कॉमन फैक्टर 2 है, यानी कि वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो लेकिन 5 और 6 को प्राइम है, क्योंकि ये किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, वन के अलावा। फाइन। तो अब हम आगे करते हैं। अब आपको पता चल गया को प्राइम नंबर क्या है। नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम यहां लिखेंगे रूट टू होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर। अब रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? रूट टू का स्क्वायर रहेगा रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, और रूट टू मल्टीप्लाई रूट फोर होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होता है? 2 होता है। तो बेटा जब भी रूट टू का स्क्वायर होगा तो हम उसको डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर हो, चाहे रूट 3 हो, तो हम उसको रूट 3 के स्क्वायर को 3 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से रूट 2 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 2। अब ये पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर है ना, ये जो पावर 2 है पी के साथ भी जाएगी और क्यू के साथ भी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर करो। अब किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? पी स्क्वायर होगा। और 2 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब जब हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर आ गया, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इधर 2 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर था, और क्यू स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना होगा? इस 2 को डिवाइजर में ले जाना होगा, इसको लिखना होगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब ऐसा क्यों लिखा? इसका एक पर्पस है। तो इससे हमें ये पता चलता है ऐसे लिखने से कि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे, ये एक्चुअली जो अपोन है डिवाइड का साइन है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या देता है? क्यू स्क्वायर, और रिमाइंडर इसका 0 रह जाता है। यानी कि इससे ये पता चल गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल है। और अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। पी इज डिविजिबल बाय 2। ऐसा क्यों है इसका मैं भी एग्जांपल्स के साथ आपको बताता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 6 स्क्वायर है। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36 ही होता है ना। यस सर, 36 होता है। 36 2 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है। और 2 से डिवाइड होके क्या आता है? 18। ओके, 36 डिवाइडेड बाई 2 18। तो अगर इसका मतलब 6 स्क्वायर 2 से डिवाइड होके 18 देगा। अगर 6 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या 6 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? चेक करते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्वियसली होगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 3। अगर बेटा 6 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। और ऐसा आप किसी भी नंबर से आप ट्राई करके देख सकते हो। तो अगर हमें पता चल गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है, तो हम कह सकते हैं कि पी इज डिविजिबल बाय 2, और इसे हम स्टेटमेंट 1 कंसीडर करेंगे। अब स्टेटमेंट 1 के बाद बेटा स्टेटमेंट 1 से हमें एक चीज और पता चलती है, क्या? कि पी जो है अगर 2 से डिविजिबल है ना तो पी 2 का मल्टीपल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं 36 ले लेता हूँ। 36 2 से डिविजिबल होके क्या आया था? 18।
तो हम ये कह सकते हैं कि 36 2 का मल्टीपल भी है। क्यों मल्टीपल है? क्योंकि 2 टाइम्स 18, 2 मल्टीप्लाई 18 बी क्या होता है? 36 होता है। यानी कि जो 36 है 2 के टेबल में आता है, और जो नंबर टेबल में आएंगे ना 2 के, वो 2 के मल्टीपल होंगे, या किसी और टेबल में आएंगे तो उस नंबर के मल्टीपल होंगे। जैसे 36 2 का मल्टीपल है। अभी 2 के मल्टीपल किस फॉर्म में? 2 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर, इधर 18 है, 18 की जगह 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको जनरलाइज करें तो हम 18 की जगह कोई वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक m। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट p इज इक्वल टू 2m। और क्यों एज्यूम किया p इज इक्वल टू 2m? क्योंकि p जो है ना 2 का मल्टीपल है। जब हमें पता चल गया लेट p इज इक्वल टू 2m, अब हम क्या करेंगे? अब जो ये p की वैल्यू हमने फाइंड करी है ना, इसको इस वाली इक्वेशन में, जो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि p की जगह आप 2m लिख दो, तो 2m होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर m, 4m स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 2q स्क्वायर। और q स्क्वायर क्या होगा? 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इधर 2 मल्टीप्लाई था तो इधर हो जाएगा 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई से डिवाइजर में आ जाएगा, और इसको कट करेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि q स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। कैसे? अब अगर मैं m स्क्वायर का जो 2 है इसको q स्क्वायर के नीचे ले लूं, क्योंकि ये 2m था, 2m स्क्वायर था, तो m स्क्वायर क्या होगा? q स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करके हमें क्या मिलता है? m स्क्वायर मिलता है। तो यानी कि q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख देंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो जिसका ये स्क्वायर है, q स्क्वायर किसका स्क्वायर है? q का स्क्वायर है ना बेटा, तो q भी 2 से डिविजिबल होगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि p स्क्वायर 2 से डिविजिबल, p भी 2 से डिविजिबल होगा। इसका मैंने एग्जांपल के साथ अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो q इज डिविजिबल बाय 2। अब नेक्स्ट बेटा आगे ध्यान से समझना। अब देखो बच्चे, इसे स्टेटमेंट 2 कंसीडर कर लो। अब फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 p एंड q आर बोथ डिविजिबल बाय 2। दोनों ही किससे डिविजिबल हो गए बेटा? 2 से। लेकिन हमने p और q को क्या ज्यूम किया था? p और q को प्राइम नंबर है, ये ज्यूम किया था ना। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि वो किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो वो को प्राइम होते हैं। अदर देन 1 को छोड़ के किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते। लेकिन इधर p और q एक 1 के अलावा 2 से भी डिविजिबल हो गए, तो इसका मतलब p और q को प्राइम नहीं है। देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम। और अगर ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन में गलती है, तो हमने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया है। तो सो आवर अजम्पशन दैट √2 is a rational number is proved to be wrong। गलत साबित हो गई। जो हमने अजम्पशन करी थी कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत प्रूव हो गया। सो हम कहेंगे सो √2 is not a rational नंबर। और अगर बेटा √2 रैशनल नंबर नहीं है, और कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होता यार, उसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं ला सकते, तो वो क्या होते हैं? अल्टीमेटली दे आर इररेशनल नंबर। सो हम फाइनली लिख देंगे देयरफॉर √2 is an irrational number। √2 is an irrational number, hence proved। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें कहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये रहा ABCD। ओके, और आगे लिखा है पॉइंट P डिवाइड्स AB। पॉइंट P ये रहा, ये AB को इन रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यानी कि जब पॉइंट P AB को 2:3 में डिवाइड करेगा ना, तो AP हमारा 2x होगा और PB हमारा 3x हो जाएगा। जब भी रेशियो दिया रहता है तो हम इस तरह से अज्यूम करते हैं। और पूरा AB क्या होगा बच्चा? 2x + 3x 5x। ओके बच्चा, अब आगे लिखा है इस क्वेश्चन में पॉइंट Q डिवाइड्स DC। ये पॉइंट Q है, ये DC को इन द रेशियो 4:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि DQ को हम 4y ले लेंगे और QC को 1y। ओके, और फिर DC क्या हो जाएगा बच्चा? पूरा DC 5y, 4y + 1y 5y। ये हमें अभी माइंड में रखना है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। हमें ये शो करना है जो ये OC लाइन सेगमेंट है ना, पॉइंटर पे ध्यान देना, OC है
इज हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए, ओ ए का हाफ है, ये हमें शो करना है। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ए बी सी डी ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये गिवन हम क्वेश्चन में से ही कॉपी कर लेंगे, मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा, ओ सी इज 1/2 ऑफ ओ ए। अब हम प्रूफ पे आते हैं बच्चा। अब प्रूफ पे ध्यान दो, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ओसी इज हाफ ऑफ ओ ए। ओसी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ओ क्यू सी का ही पार्ट है ना, यस सर। और ओ ए किसका पार्ट है, ट्रायंगल ओ ए पी का। और इसी इन्हीं ट्रायंगल में क्यू सी और एपी भी आ रहे हैं, देखो क्यू सी और एपी जो हमें पता है जिनकी वैल्यू। तो अगर इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कर देना तो इनकी साइड्स का रेशियो हम सेम ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं उस केस में ओसी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन एपी। चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं ओ क्यू अपॉन ओपी, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, तीनों साइड का रेशियो सेम होता है, लेकिन हमारे दो साइड से ही काम बन जाएगा। तो लेकिन इनको सिमिलर कैसे करें ये ध्यान से समझना बच्चा। सिमिलर करने के लिए ध्यान से समझो, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल क्यू सी ओ, इसे मैं एंगल 1 मार्क कर लेता हूं, और ओ ए पी ये वाला एंगल, इसे एंगल 2 नेम कर लेता हूं। ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि डीसी पैरेलल टू एबी है, पैरेललोग्राम है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये हम कैसे पहचानते हैं, ये जनरली जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं बच्चों जेड शेप में होते हैं। जैसे देखो ये जेड शेप बना रहे हैं, ऐसे पॉइंटर पे ध्यान देना। तो 1 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू सी एंड ट्रायंगल ओ ए पी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसके अलावा ये वाला एंगल 3 ले लेते हैं क्यू ओ सी को, और ये वाले एंगल को ओ ए पी को एंगल 4 ले लेते हैं। और ये दोनों कौन से एंगल होते हैं, जब दो लाइंस क्रॉस करती है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो इससे क्या हुआ कि ये दो ट्रायंगल ओ क्यू सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए पी हो गया। और केस कौन सा हुआ, बाय ए ए। ओके, अब ध्यान से समझना आगे। अब जब ये हो गया तो मैंने बताया अभी, अब इनकी साइड का रेशियो हम सेम ले सकते हैं। दैट मीन ओसी अपॉन ओ ए, क्योंकि ओसी और ओ ए हमें प्रूफ में लेने, टू प्रूव है ना, में है ना हमारे, ओसी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन एपी, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है। तो ये इन दो साइड का रेशियो ले लेंगे और ये दोनों रेशियो सेम रहेंगे। हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं ओ क्यू अपॉन ओपी, लेकिन इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। और इधर लिखेंगे साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। ओसी को ओसी रहने देते हैं और ओए को भी ओए रहने देते हैं। ओके, और क्यूसी हमारे पास 1y है और एपी हमारे पास 2x है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि x इधर x है और इधर y है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए साइड में एक कॉलम बना लेना और उसमें लिखना ए बी इज इक्वल टू सी डी। बताओ क्यों बच्चा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये रीजन आपको यहां लिखना होगा, ठीक है। और ए बी हमारा 5x है और सी डी हमारा 5y है। देखो अभी यहां 5x ए बी और सी डी 5y। अब 5 कट गया तो x इज इक्वल टू y आ गया। तो हम इधर हम जब x और y इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं कि OC अपॉन OA इज इक्वल टू y की जगह आप x लिख दो, या x की जगह भी y भी लिख सकते हो। ये कुछ भी हम हमारी मर्जी, हम किसी को भी रिप्लेस करें। तो मैं y की जगह x लिख रहा हूं, तो 1y की जगह 1x हो गया और नीचे 2x एज इट इज लिख देंगे। x और x कट जाएगा तो ये 1/2। अब बच्चा OC की वैल्यू लेने के लिए OA इधर डिवाइड में है, डिवाइजर में है, तो उधर जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ जाके। तो हम इधर लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय OA। सो OC इज हाफ ऑफ OA प्रूव हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें कहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि आउटसाइड द सर्कल है, और यहाँ से दो टेंजेंट PA और PB ड्रॉ किए गए हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O। और इस सर्कल का सेंटर जो है O है, हम मार्क कर देते हैं। एट पॉइंट E, अब एक पॉइंट E है और टेंजेंट इज ड्रॉन, और उस पॉइंट पे सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है CD टेंजेंट, जो PA और PB को C और D पॉइंट पे कट कर रहा है। और साथ में हमें कहा है कि अगर PA 10 सेंटीमीटर है, PA जो टेंजेंट है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड करना है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। तो गिवन लिख लेंगे जो जो हमें दिया हुआ है, और टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD
तो अभी कैसे करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले हम देखेंगे जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है ना, वहां से कौन से टेंजेंट जा रहे हैं, क्योंकि दो टेंजेंट जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से जाते हैं ना, उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो सबसे पहले पॉइंट पी से पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। और इसी तरह से पॉइंट सी से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं। कौन से दो टेंजेंट बच्चा? सी ए इज इक्वल टू सी ई। इसी तरह से पॉइंट डी से भी दो टेंजेंट है, डी ई और बी डी। डी ई इज इक्वल टू बी डी। तीनों का रीजन सेम रहेगा, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। अब पी सी डी कौन सा ट्रायंगल है? ध्यान दो बच्चा पॉइंटर पे, ये वाला। किसी भी फिगर का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी किसके इक्वल होगा? सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, तीनों साइड के सम के इक्वल। डेट मीन पी सी, एक साइड इसकी पी सी है, देखो पॉइंटर पे ध्यान देना, प्लस सी डी सेकेंड साइड सी डी ये वाली, प्लस पी डी थर्ड साइड। ओके, अब नेक्स्ट पीसी को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि पीसी तो एक सिंगल लाइन सेगमेंट है, तो पीसी को हम पीसी लिखेंगे। लेकिन सीडी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है बच्चा। कौन से दो पार्ट? एक है सीई और एक डीई। तो सीडी को हम सीडी की जगह सीई प्लस डीई लिख देंगे। ओके बच्चा, और प्लस पीडी, क्योंकि पीडी भी एक सिंगल लाइन है तो इसको भी हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब आगे देखो बच्चा, पीसी को हम पीसी ही लिखेंगे अभी। और सीई किसके इक्वल है? सीए के। सी इज इक्वल टू सी ए हमने प्रूव किया है, तो सी की जगह सी ए आ जाएगा। और डीई किसके इक्वल है? बी डी के, तो डीई की जगह बी डी लिख देंगे, प्लस पी डी। अब आगे ध्यान देना बच्चा, इज इक्वल टू अब पी सी प्लस सी ए अगर हम एक साथ कंबाइन करें तो हमें कौन सी लाइन सेगमेंट मिलती है? देखो पी सी ये वाली होगी और सी ए, पूरा पी ए मिल जाता है ना, पी ए टेंजेंट, तो पी ए लिख सकते हैं हम। और इसी तरह से बी डी प्लस पी डी, बी डी कौन सी है? ये वाली लाइन सेगमेंट, और पी डी ये वाली बड़ी वाली, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? टेंजेंट पी बी। तो पी ए प्लस पी बी हो गया यहाँ पर हमारे पास। अब नेक्स्ट पी ए और पी बी भी इक्वल प्रूव किए हमने। देखो बच्चा इधर स्टार्टिंग में पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो हम पी बी की जगह पी ए लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। वैसे तो हम पी ए की जगह भी पी बी लिख सकते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दी है? पी ए की दी है, तो इसलिए हमने पी बी की जगह पी ए लिखा है। तो पी ए प्लस पी ए टूवाइस पी ए हो जाएगा, जैसे एक्स प्लस एक्स 2x होता है, तो पी ए प्लस पी ए टूवाइस पी ए हो गया। और अब पी ए की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। पी ए कितना है बच्चा गिवन में? देखो 10 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में हमें कहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 एंड a प्लस बी की जो वैल्यू है ना वो लाई करती है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, और साथ में ये कहा है कि a इज ग्रेटर देन b। और हमें करना क्या है? हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब ध्यान से समझना बच्चे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको देखेंगे। tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 दिया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे कि tan रूट 3 कितने डिग्री पे होता है। तो tan वाले कॉलम पे आ जाओ, रूट 3 ये रहा, कितने डिग्री पे है? देखो बच्चा 60 डिग्री पे। tan 60 हमारा रूट 3 होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर tan 60 इज इक्वल टू रूट 3। अब ये वाली इक्वेशन को, इसे मैं इक्वेशन 1 मार्क कर रहा हूँ और इसे इक्वेशन 2 मार्क करो। इन दोनों को ऑब्जर्व करो बच्चा, इसमें tan सेम है और इज इक्वल टू का साइन भी है और रूट 3 भी सेम है। तो अब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन को, तो a प्लस बी की जगह क्या आ रहा है? 60। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? 60 डिग्री। कंपेयर करके हमने a प्लस बी को 60 के इक्वल लिख दिया। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 दिया हमें, तो हम ये देखेंगे tan कितने डिग्री पे 1 अपॉन रूट 3 होता है। अगेन इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ऑब्जर्व करना होगा। tan 1 अपॉन रूट 3 ये रहा, और ये कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे। ओके, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अगेन अब दोनों इक्वेशन को, इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं, एक को इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऑब्जर्व करो। tan देखो बच्चा सेम है, 1 अपॉन रूट 3 सेम है, और दोनों इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन है। लेकिन a माइनस बी की जगह क्या आ रहा है? 30। तो हम कहेंगे कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ध्यान रखना बच्चे, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, ये आपको लर्न करना होगा।
या आपको ये फॉर्म करना आना चाहिए। उसको फॉर्म करने की एक ट्रिक होती है जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की है, आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 के नीचे हम लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब ध्यान दो, इसमें a के भी कोफिशिएंट सेम है, इवन b के भी सेम है, और b के साइन भी अपोजिट है, तो कोफिशिएंट सेम करने की तो जरूरत नहीं है। तो अब प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट कट हो जाएगा, ओके। और a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और 60 प्लस 30 90। अब a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री। अब हमें b निकालना है, तो इसके लिए हम जो ये इक्वेशन बनाई थी ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लेंगे। मैं ले लेता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60। उसमें इस इक्वेशन में, अब इस इक्वेशन में हम a की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे 45 डिग्री की, तो हो जाएगा 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b इज इक्वल टू क्या होगा 60 प्लस 45, इधर आके माइनस 45 हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू 15। तो हमारी b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। सो a 45, b 15 डिग्री इज आवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और हमें एक इक्वेशन दी है 2 cos x स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10, और इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं ना, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। अब कोसेक 30 कितना डिग्री होता है बच्चा, ध्यान से देखो, कोसेक 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो 2 होता है, ओके। तो हम 2 इंटू 2 रेस टू पावर 2 लिख देंगे। ये पावर 2 क्यों आई, क्योंकि इधर कोसेक स्क्वायर 30 है, प्लस x इंटू, अब साइन 60 की वैल्यू देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, साइन 60 डिग्री क्या होता है बच्चा, √3/2। तो ये √3/2 वैल्यू डाल दो आप, √3/2 होल स्क्वायर, ओके बच्चा, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर 30। अब tan 30 की वैल्यू क्या है, देखो 1/√3, तो ये वैल्यू भी हम डाल देंगे, ओके बच्चे। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर करा, तो अब इज इक्वल टू 10 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस x इंटू √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 √9 होता है, और √9 3 हो जाता है, तो इधर 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, और 1/√3 में 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। अब देखो बच्चा, 2 मल्टीप्लाई 4 8, और x इंटू 3x अपॉन 4, ये 3 और 3 कट जाएगा, और माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम 10 के नीचे कुछ नहीं है 1 डाल देंगे, ऐसे 8 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और हम दोनों साइड का एलसीएम ले लेंगे, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो 1 4 4, 1 का एलसीएम 4 होता है, तो इधर एलसीएम 4 लिख दिया। अब 1 के टेबल में 4 4 पे आता है, तो हम 8 4 दा 32। अब 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है 1 में, तो 3x इंटू 1 3x, और अब 4 के टेबल में 4 1 पे अगेन, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, और अब 1 के टेबल में 4 4 पे आता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर 40 हो जाएगा। अब 4 और 4 कट गया। अब ध्यान देना बच्चा, ये 32 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, प्लस 3x इज इक्वल टू 40, और 3x इज इक्वल टू 40 माइनस 31, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 हो गया, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में हमें कहा है विद द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल ए बी सी की, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 वर्टिसेस हो गई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एज अ सेंटर, इनको सेंटर मानते हुए आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। 3 आर्क बनाई गई। आर्क क्या होती है बच्चा, कुछ इस तरह से होती है आर्क, जैसे ये एक आर्क हो गई, ये पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, जैसे मान लो एक कंप्लीट सर्कल है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना सर्कल का, इसे आर्क कहते हैं। आर्क ये भी हो सकती है, लेकिन हमें ट्रायंगल के विद इन वाली लेनी है इस क्वेश्चन में, और इस आर्क का रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से
विद बी एज ए सेंटर एक आर्क बनाई है, उसका भी रेडियस 14 है। ओके, विद सी एज ए सेंटर एक आर्क बनाई है और उसका भी रेडियस 14 है। और इन आर्क को बना के 3 पोर्शन ऑफ ट्रायंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव, 3 पोर्शन मिल गए हमें। ट्रायंगल के कौन कौन से पोर्शन है, ध्यान से देना बच्चे, जो ये मैं शेड करके आपको बता रहा हूँ। ये वाला पोर्शन एक रिमूव किया, एक ये वाला पोर्शन रिमूव किया जो आर्क ट्रायंगल में के अंदर आर्क से अलग हो रहा है, जैसे ये वाला, 3 पोर्शन अलग करें, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्रायंगल। टोटल एरिया कितना रिमूव हुआ है ट्रायंगल में, जो मैंने शेडेड पोर्शन है वही एरिया रिमूव हुआ है। अब हमें ये पहचानना होगा कि जो ये शेप बनी है शेडेड पोर्शन में वो क्या है, क्या शेप है। ये एक्चुअली सेक्टर होता है बच्चा। सेक्टर कैसे पहचानते हैं हम, एक आर्क और 2 रेडियस के बीच के एरिया को, जैसे कि ये एक रेडियस हो गया, ये वाला जो भी मैंने डार्क किया, एक रेडियस ये हो गया और एक आर्क के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। और जो यहाँ पर ये एंगल ए है ना, ये एंगल ऑफ द सेक्टर होता है, या सेक्टरल एंगल कह लो। ऐसे ये भी सेक्टर है बी पे, इसे हम सेक्टर विद एंगल बी कहेंगे, इसे भी सेक्टर विद एंगल सी कहेंगे, जो सी वाला है। और तीनों सेक्टर का रेडियस क्या रहेगा 14, जो आर्क का रेडियस है वही सेक्टर का भी रेडियस होगा। तो अब एरिया रिमूव क्या होगा, टोटल एरिया रिमूव इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल ए, एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल बी, मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल सी। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना होगा वो होता है बच्चा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और इसमें थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ द सेक्टर। ओके, तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, ए पहले सेक्टर का, सेक्टर विद एंगल ए का, ए अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर का होगा बी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, प्लस सी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थर्ड सेक्टर का। अब इसको हम थोड़ा इजी बना लेते हैं इस फॉर्मूले को। कैसे इजी बनाएंगे, बाय टेकिंग कॉमन इन 3 टर्म्स, तीनों टर्म में कुछ कॉमन है तो ले लेंगे। जैसे देखो बच्चा, न्यूमरेटर में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये पाई आर स्क्वायर ले लो न्यूमरेटर से कॉमन। और डिनोमिनेटर में हमें क्या कॉमन दिख रहा है 360, तो यहाँ से 360 कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में क्या बचता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल बच गए। और ये 3 एंगल किसके हैं, ट्रायंगल के हैं, ट्रायंगल एबीसी के। और सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम 180 डिग्री लिख देंगे। पाई, अभी हम रेडियस को ऐसे लिखते हैं, अब इसके बाद हम वैल्यू डालेंगे रेडियस की भी, और ए प्लस बी प्लस सी की जगह 180 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 0 से 0 कट गया, 18 1 18 और 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा ना बच्चा, वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ओके, और रेडियस हम 14 क्वेश्चन में मेंशन है, आर स्क्वायर है तो इसलिए 14 मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा, 1/2 लिख देते हैं इसको, जो ये नीचे 2 है, ठीक है। अब कैंसिल करो जो जो कट हो सकता है, जैसे 7 1 द 7, 7 2 द 14, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आया 22 मल्टीप्लाई बाय 14। अब अगर हम 22 मल्टीप्लाई बाय 14 करते हैं तो हमें मिलता है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया रिमूव कितना हो गया, 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का और पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। हमें एक फिगर दी है, उसमें कुछ पोर्शन जो है ना बच्चा अनशेडेड है, और ये अनशेडेड पोर्शन जो है किस फिगर को ज्वाइन करके बना है हम ये देखते हैं। तो इसमें बच्चा हमारे पास 4 सेमी सर्कल है। एक देखो बच्चा ये वाला टॉप पे, एक सेमी सर्कल राइट पे है, देखो ये वाला, और एक बॉटम पे और एक लेफ्ट पे। तो टोटल 4 सेमी सर्कल है, और इनके बीच में एक स्क्वायर है। तो 4 सेमी सर्कल प्लस स्क्वायर मिला के हमें एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन दे रहे हैं। तो अब ध्यान रखना, जो साइड ऑफ द स्क्वायर है ना बच्चा, वो सेमी सर्कल के लिए डायामीटर है। अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन होगा बच्चा 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ आ सेमी सर्कल, क्योंकि 4 सेमी सर्कल है तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल किया, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न रखने होंगे। अब बच्चा ध्यान दो, इसमें हमें रेडियस मिल जाए और साथ में साइड ऑफ द स्क्वायर पता चल जाए तो हम इजीली एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन निकाल सकते हैं। अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे और साइड कैसे पता चलेगी, ये ध्यान से समझो। अब ध्यान दो, इधर ये जो पोर्शन है हमारा, ये रेडियस है सेमी सर्कल का, और अगर रेडियस आर है तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो ये 2r हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डायमीटर सेमी सर्कल का 2r हो जाएगा। इसी तरह से जो ये वाला सेमी सर्कल है राइट साइड में, उसका भी डायमीटर 2r रहेगा और रेडियस r होगा।
और डाउनवर्ड वाले का भी रेडियस तो आर रहेगा और डायमीटर 2r होगा। ओके, और जो लेफ्ट में सेमी सर्कल है सेम, उसका डायमीटर 2r होगा और रेडियस r रहेगा। ठीक है, ध्यान दो बच्चा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर की साइड है वो किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल के, और डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या है 2r, तो साइड की जगह हम 2r लिख देंगे। अब हमें r की वैल्यू चाहिए। अब r की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये बहुत ध्यान से समझना बच्चा। r की वैल्यू के लिए हम ये देखेंगे, एक रेडियस ये r, मैं लिख देता हूं r प्लस, यहां ध्यान दो, ये जो मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूं ये किसके बराबर होगा, ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक 2r के बराबर, क्योंकि ये जो लाइन है सेगमेंट मैंने ड्रॉ करी अभी वो साइड ऑफ द स्क्वायर के पैरेलल जा रही है, तो r प्लस 2r और उसमें ये वाला रेडियस भी इंक्लूड हो जाएगा। अब हमें ने अभी यहां से लेके यहां तक की लेंथ ली है, इसमें अगर हम 3 सेंटीमीटर टॉप से और 3 सेंटीमीटर बॉटम से ऐड कर दें, 3 + 3 ले लें, ऐड कर दें इसमें, तो हमें क्या लेंथ मिल जाएगी, फ्रॉम द टॉप यहां से स्टार्ट करके यहां तक नीचे तक, और ये किसके बराबर है बच्चा, ये आउटर स्क्वायर, बाहर एक बड़ा स्क्वायर तुम्हें दिख रहा होगा उसकी साइड के इक्वल, और उसकी साइड कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 14, और इससे r की वैल्यू हमें मिल जाएगी, r + 2r 3r 3r + r 4r 4r + 6 इज इक्वल टू 14, और 4r इज इक्वल टू 14 - 6, 4r इज इक्वल टू 8, और r की वैल्यू होगी बच्चा 8/4 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस 2 आ गया, इसकी वैल्यू डाल दो बच्चा फॉर्मूला में और एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन हमें मिल जाएगा, तो 4 × पाई। अब पाई की वैल्यू हम नहीं डालेंगे क्योंकि जो आंसर्स दे रखे हैं ना सैंपल पेपर में उसमें पाई की वैल्यू नहीं डाली हुई इस क्वेश्चन में, तो हम पाई को पाई रहने देंगे, लेकिन अगर एग्जाम में पाई की वैल्यू दी होगी तो आपको डाल के इसको सॉल्व करना होगा। और रेडियस r², तो r × r यानी कि 2 × 2 अपॉन में 2, ये वाला 2, और प्लस ब्रैकेट में 2r है तो 2 × r, तो r की जगह 2 आ जाएगा, तो ये 2 × 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चा, ये 2 और 2 कट गया, हमारे पास आ गया 4 × 2 8 पाई प्लस 2 × 2 4 स्क्वायर, तो 8 पाई प्लस 16। अब 8 पाई और 16 में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रहेगा पाई प्लस 2, तो 8 पाई प्लस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया।